यानी देश में राजनीतिक रूप से बर्बाद करने वाला कांग्रेस और खेत को भी बर्बाद करने वाला कांग्रेस। ये जब वृक्षारोपण कर रहा है तो रोड के किनारे अंग्रेजी बबूर कांटा लगवाया था, सोच लीजिए, बेहाया छिटवा दिया। सब कोई रोता है, तू हंसता है। जेठ के दिन में पशु पक्षी भी छाव के तलाश में भागते हैं, बेहाया टोहो टोहो हरियर रोता है, चिढ़ाता है सबको, चिढ़ाता है सबको। बहुत क्रूर मजाक है, इसीलिए लोग किसी किसी को बेहाया से तुलना करते हैं ना। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है अल्फा अल्फा, मिला है आप लोग को कभी? अल्फा अल्फा आप लोगों को मैंने 2-3 क्वेश्चन बताया। अल्फा अल्फा है घास की प्रजाति, घास की प्रजाति। कौन को घास पढ़ा दिए? कांग्रेस, हाथी और अल्फा अल्फा। ये 3 घासों से क्वेश्चन लगभग बनते हैं ना, ये 3 घासों से। एगो और घास है भाई, पार्थेनियम का नाम सुने हो? पार्थेनियम, पार्थेनियम एक घास है, इसके संक्रमण से कौन सी बीमारी होती है? पार्थेनियम घास के संक्रमण से कौन सी बीमारी होती है? चर्म रोग। क्या होता है? चर्म रोग। इस घास में जाओगे ना तो खुजली होने लगेगा, और खुजली जब कलकला दोगे तो चकता हो जाएगा ना, खुजली, और वही चकता फिर चर्म रोग में परिणत हो जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को घास भूसा से एलर्जी भी होती है ना। तो ये पार्थेनियम एक घास है जिसके कारण चर्म रोग होता है ना। नींबू की तरह स्वाद एवं सुगंध नींबू है नहीं, नींबू है नहीं, लेकिन नींबू की तरह इसमें स्वाद होगा और सुगंध होगा, महकेगा। हाँ, क्यों खिली खिली, क्यों? ऐसा सुने हो ना आप लोग? सौंदर्य साबुन निरमा कभी लिरिन लेकर आ जाती है, उसमें नींबू गार के बनाता है साबुन ना। आप लोग को लगता है नींबू गार दिया है। अरे यही है जी जापानी पुदीना। जापानी पुदीना। अच्छा बताओ, आज की जो कृषि है, आज की जो कृषि है, भारत की कृषि को किस नाम से जानते हैं? भारतीय कृषि को क्या नाम दिया गया है? खेती होती है ना भारत में, हाँ, बराबर ये क्वेश्चन आएगा। भारत की कृषि को किस प्रकार की कृषि कहा जाता है? भारत की जो कृषि होती है ये जीवन निर्वाह है। हाँ, यहाँ अधिकांशतः जो लोग होते हैं, अधिकांशतः जो लोग हैं वो 1 बीघा खेत वाले हैं। हेक्टेयर नहीं, बीघा। हेक्टेयर के चौथा हिस्सा, तीसरा हिस्सा लोगों के पास है। लोग जितना उपजाते हैं उसका प्रयोग स्वयं ही कर जाते हैं ना, खा जाते हैं लोग। इसीलिए उसे क्या बोला गया है? भारतीय कृषि को जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। और भारत की जितनी भी जोत है, जोत, किस तरह की जोत है आप लोग बता सकते हैं? कैसे जोत है? सीमांत। सीमांत मतलब समझ रहे हो? कम भूमि ना। हेक्टेयर में समझते हो आप लोग? हेक्टेयर में कितना होता है? 1 हेक्टेयर में 4 बीघा को 1 हेक्टेयर बोला जाता है। और भारत में लगभग 1.25 बीघा, 1.39 हेक्टेयर की तो बातें बड़ी दूर है। 4 हेक्टेयर जिसके पास खेत होता है वो सीमांत किसान से ऊपर कहलाते हैं, बड़ा किसान ना। और हेक्टेयर में जिसके पास खेत होती है, हेक्टेयर से अधिक, 1 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत। यानी अधिकांशतः जो खेती करने वाले लोग हैं कैसे हैं? सैकड़ों बीघा वाली ये बात
नहीं, किसी के पास 10 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, तो कट्ठा में लोग आ गए हैं ना। तो अधिकांशतः जोत कैसा है भारत में? सीमांत, बृहत जोत, लघु और सीमांत। अब इससे कम नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है भाई? भारत में जनसंख्या का दबाव, भारत में जनसंख्या का दबाव और व्यापारिक जो कृषि होती है, फलों एवं सब्जियों के व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? फलों एवं सब्जियों में जो कृषि होती है व्यापारिक, उपजाकर बेचने के लिए, उस कृषि को क्या बोलते हैं? मतलब हम बता सकते हैं आप? ट्रंक। कैसे कृषि? और ट्रंक कृषि अधिकांशतः यूरोपीय और अमेरिकी देशों में पाई जाती है। कहां? क्यों? क्योंकि वहां जनसंख्या कम है, वहां के लोगों के पास भूमि अधिक है। हमारे देशों में खेतों में लोग काम करते दिखते हैं ना, विदेशों में ऐसा नहीं है। साल में 1-2 फसल उपजाता है वो लोग, अब बहुत बड़ा बड़ा हाल और उसमें चलते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा हाल उसमें चलता है भाई। एक बार गेहूं उपजा लिया, फिर 1 साल छोड़ दिया, जाओ फिर अगले। एक आदमी के पास 100 बीघा है, 200 बीघा है, कितना खेती करेगा? यहां तो है ही ना है, यहां तो है ही ना है। भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अफ्रीका में भी 10,000 हेक्टेयर जमीन लीज पर लिया गया था, 10,000 हेक्टेयर। और समय समय पर सरकार विदेशों में भी भारत के लिए कृषि कराती है, जान लीजिए। दलहन की जब कमी होने लगी तो भारत सरकार 10,000 हेक्टेयर जमीन अफ्रीका में ले लिया था। दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोगकर्ता भारत ही है। भारत में सर्वाधिक दलहन का उत्पादक किस राज्य में होता है? दलहन का मध्य प्रदेश। और जान लीजिए भारत में मुख्य रूप से प्रोटीन का जो स्रोत है भारत के भोजन के थाली में, वो दलहन ही है, दाल ही है। और सर्वाधिक प्रोटीन के मामले में आप लोग सोयाबीन मार देते हैं, ठीक ही है, खाद्य फसलों में सोयाबीन है। लेकिन सर्वाधिक जो प्रोटीन की क्वेश्चन आता है, अगर ऊन रहे, ऊन या बाल, तो इससे बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता ना। ऊन या बाल ये मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। और आप लोग नितिन गडकरी के नाम सुने हैं? नितिन गडकरी बाल से दवा बनाने, केमिकल बनाने वाले ये फैक्ट्री लगाए हैं। बाल फेंकाइए ना जाता है जी, उन्होंने फैक्ट्री लगाया है और इसमें विभिन्न तरह के एसिड पाए जाते हैं ना, विभिन्न तरह के। इन बालों को गला के फिल्टर करके और दवाओं में प्रयोग किया जाने वाला एसिड निकाला जाता है। आप लोग कभी अंडा से बाल धोकर देखना, एकदम फ्रेश हो जाएगा। हाँ, ये आप लोग जो शैम्पू लगाते हो ना, शैम्पू से भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा बाल। कभी अंडा से धोकर देख लेना। जो मांसाहारी है, जो मांस का सेवन करता है या अंडा जो खाता है, लोग बोलता है कि अंडा मांसाहारी नहीं, मशीन से बनता है, ये वो। अरे कहने वाला बहुत कुछ बोलता है। अरे भ्रूण का निर्माण तो हुआ, भ्रूण का निर्माण तो हुआ, कहीं ना कहीं से तो बात वही है। अब कहा जाए किसी को, जैसे शाहरुख खान के पत्नी एक बच्चे का जन्म दी है अबराम को, तब कहा जाए कि शाहरुख खान डायरेक्ट नहीं है। अरे कहीं ना कहीं से तो शाहरुख खान है, उसी का स्पर्म डाला गया है ना, तो कह दिया जाए कि उसका कोई वैल्यू नहीं। तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है, उसमें जीव नहीं है, प्राण नहीं आया तो जीव ना माना जाए। ये तर्क देने वाले देते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। उसका उपयोग और प्रयोग उसी तरह का है ना। अब आगे हम लोग थोड़ी और जानते हैं इसकी जानकारी। भारत में जो गांव में कृषि होती है ना, इस कृषि में मुख्य रूप से कितने लोगों को रोजगार मिलता है? देखिए, इस समय भारत विकासशील से आगे विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है। शुरुआती दौर में जब मानव के विकास की सभ्यता शुरुआत होती है, आजादी के बाद सर्वाधिक रोजगार कृषि में मिलता था, लेकिन आजकल सर्वाधिक रोजगार सेवा क्षेत्र में मिलता है ना। तो कृषि में अब रोजगार की बात किया जाए तो प्राइमरी सेक्टर में रोजगार अब 20% से कम है। कितना है? 20%।
समय बीत गया कि सब अब कोई खेती कर रहा है, मशीन आ गई। अभी तो कटिया खेत में उतरते थे, लेकिन अब किससे खेती हो रही है? मशीनों से। अगर मशीन ना आए तो धान और गेहूं की खड़ी फसल जल के राख हो जाएगी, मजदूरों से कटवाना हो तो। एक तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो इनकी अलग नौटंकी है। अब मशीन आ गया तो कोई नौटंकी की जरूरत नहीं है। यही मजदूर खेत में दौड़ते हैं कि बाल लूट ले। जो मशीन से बाहर गिर जाता है उसे लूटने के लिए दौड़ते हैं दिन भर, लेकिन काम नहीं करना चाहते। ब्रेड बास्केट के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? वो अब तो खत्म हो चुका है। हाँ भाई, इन्होंने टकराया, अपने बाप से ही टकरा गए, जैसे अभी पाकिस्तान टकरा रहा है। अब पाकिस्तान का बेटे ना हमारा पाकिस्तान, तो हमसे टकराना चाह रहा है। यूक्रेन किसका बेटा है? रूस का। रूस एक साथ 15 बेटों को जन्म दे दिया। गुस्सा आया तो अगर वो एक बार में 15 को निकालेंगे, निकाल दिया 15। भारत को निकाला, बारी बारी से निकाला, अब बेटा से भी नाती निकाल दिया। अफगानिस्तान निकाला, म्यांमार निकाला, पाकिस्तान निकाला, पाकिस्तान में से को बांग्लादेश निकाल दिया। तो भारत थोड़ा आराम आराम से करता है, लेकिन रूस तो दीदी आधे एक बार में 15 को निकाल के हटा दिया, हटा। अब 15 वही है, 15 रूस से जो 15 देश अलग हुए हैं, सब के सब ये आसमानी किताब पढ़ने वाले हैं। सऊदी अरब का आप लोग नाम सुने हैं? दुनिया भर के सारे करप्ट लोग सऊदीया में जाके बसते हैं, लेकिन सऊदीया में कभी गलत काम नहीं होता। तो जान लीजिए, कितना हो बड़ा डकैतों का गिरोह हो, क्रिमिनल का गिरोह हो, लेकिन आपस में ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। चोर अपना बंटवारा बड़ा ईमानदारी से करते हैं। तो इसीलिए दुनिया भर के जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग सऊदीया में रहते हैं। वहां पे ये लोग गलती नहीं करते हैं, भले पूरी दुनिया में करते हैं। शांति की तलाश कहीं नहीं मिलेगी। इतना आसान है कि सबको शांति मिल जाएगी। शांति के लिए आपको क्रांति लाना ही पड़ेगा, बिना क्रांति के शांति नहीं आ सकती। यूक्रेन को आप लोग गेहूं का डलिया नहीं बोलते हैं? गेहूं के डलिया बोला जाता है ना यूक्रेन को। अरे मक्का का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? अमेरिका। और सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश अमेरिका है। और सूर्यमुखी का यूक्रेन ना। और गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातकों में से एक है यूक्रेन। जनसंख्या कम है ना, तो ये सबसे अधिक निर्यात करता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलें। बताओ तो यह क्या है भाई? बिस्मिल्लाह हटा दो। अल्फांसो, ऐश्वर्या और अम्रपाली क्या है? आंसर मिल गया, आम है ना। अल्फांसो, ऐश्वर्या और अम्रपाली आम की प्रजाति है। आप लोग इन आमों में से कोई खाए हो? हम अम्रपाली तो खाए हैं। हम लोग की तरफ जो आम चलता है, लंगड़ा है, दशहरी है, चौसा है ना, मालदा है, ये सब आम की अच्छी प्रजातियां हैं ना। और दुनिया में सर्वाधिक आम पैदा करने वाला देश भारत। और फलों का राजा कौन है? आम। और फलों की रानी लीची ना। अब फूल का राजा गुलाब, और फूल की रानी गुलदाउदी, डहलिया ना, डहेलिया फलों की रानी। शुरुआत से आप लोग फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगर मानसून नहीं है तो भारत में कृषि नहीं ना। जहां वर्षा ना हो, यानी चारों तरफ वर्षा हो, बीच का हिस्सा जहां वर्षा ना हो उसे वृष्टि छाया कहते हैं। अच्छा बताओ, जहां सर्वाधिक सबसे अधिक वर्षा हो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे?
देखेंगे आप लोग सुनिए, सर्वाधिक जहां वर्षा होती है उस इलाके को, उस क्षेत्र को अति वर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अति वर्षण। और जहां वर्षा नहीं होती है उसे अनावृष्टि, क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। मानसून जो शब्द है अरबी भाषा का है, सबसे पहला प्रयोग ये पालस ने किया, यह एक नाविक था, अरब का एक नाविक था। अब पहले दुनिया में सबसे पहले मानसून के बारे में घोषणा करने वाला देश हम भारत हैं, और दुनिया में सबसे पहले भूगोल का जो ज्ञान हुआ वो भारत को था ना। दुनिया में पशु पक्षी भूगोल खगोल या कोई भी ज्ञान सबसे पहले हम लोग को मिला। किसको मिला? आपको होता है कि ईसा बाई को मिल गया। कहां से मिल जाएगा? उसको भी तो आना पड़ा भारत। भारत ज्ञानियों की भूमि है, विश्व गुरु कहलाता है ना। दुनिया भर के लोग जब हताश निराश हो जाते हैं, मेहरारू छोड़ के भाग जाती है ना, तो कहां आते हैं? भारत। और साधु संतों के झोपड़ी में जाते हैं, क्या खोजने? शांति कहां है? उन लोग के देश में शांति है नहीं है, शांति हमारे देश में। पत्नी भाग गई अपने देश में, अब भारत में शांति को खोजने आते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक अल-नीनो और ला-नीनो, ये समुद्र के एक वायुदाब है, समुद्र के एक वायुदाब है जो हमारे मानसून को प्रभावित करती है और रास्ता भी बदलवा सकती है, मानसून का रास्ता भी बदलने में सहायक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उपजाया जाता है चावल, क्योंकि ऊंचा खाला सब जगह इसकी खेती हो सकती है ना मानसून के समय में, इसीलिए सर्वाधिक क्षेत्रफल में। गेहूं इतना दूर में नहीं, ये ना है कि जहां चावल बोया गया तहां गेहूं को बोया। अच्छा दिमाग मत लगाना, क्योंकि रोड के चाट में भी हम चावल की खेती कर लेते हैं, लेकिन सबकी खेती नहीं ना हो जाएगी। भारत में श्रेणीदार जो कृषि है वो पर्वतीय इलाकों में होती है ना, या पूर्वोत्तर हो, असम पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से हो, या कर्नाटक तमिलनाडु के हिस्सों में ना। चाय की कृषि के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी लेटराइट। कौन सी मिट्टी? लेटराइट, जो मुख्य रूप से कंकड़ीली होती है ना, और इसमें पानी रुकता नहीं। चाय ऊंचाई वाले स्थानों पर किया जाता है। भारत का एक राज्य है जहां चाय और कॉफी दोनों उपजाया जाता है, बता सकते हैं? कर्नाटक ना, जहां चाय और कॉफी दोनों। आप लोग क्या जानते हो कि सिर्फ हिमालय के तराई में ही हिल स्टेशन है, दक्षिण भारत में नहीं है? बेंगलुरु क्या है, ऊटी क्या है, घूम कर आइए कभी। गेहूं की कृषि सर्वाधिक कहां होती है? घास के मैदान। दुनिया में जहां भी घास के मैदान है वो मुख्य रूप से उपयुक्त होते जहां वर्षा कम होती है, यानी 50 सेंटीमीटर के आसपास, वहां गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त मौसम और वातावरण होता है। जलवायु वहां गेहूं के लिए बेहतरीन होगी। अब वहां चावल की खेती करोगे तो बढ़िया नहीं होगा। हाथी घास एक प्रमुख वनस्पति है, ये कैरेबियाई प्रदेश की है, या इसे हम लोग सवाना प्रदेश भी कह सकते हैं। क्या? सवाना प्रदेश, ठीक है। भारतीय खेतों में सर्वाधिक उगने वाला जो घास है, यानी खरपतवार, देखने में तो गेहूं की तरह लगता है, लेकिन जब फटता है तब किसान को समझ में आता है, जा ये तो खेत को बर्बाद करने वाला है। कांग्रेस देश को तो बर्बाद करके करता है, खेत को भी बर्बाद